का बताइए इसमें क्या है। लेट टू फेयर सिक्स फेस्ड डाई ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, तो सिक्स फेस के दो डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो किया। इफ E1 is the event that die A shows up for, E2 event that the die। अब मुझे बताओ आप क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है। हाँ, नहीं तो आपको यहाँ जानना पड़ेगा द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने बैच 00 में समझाया था, 01 में नहीं समझाया डिटेल में। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डेफिनेशन क्लियर है आपको। यस, E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। बताइए इसके क्या क्या कंडीशंस हैं, कितने कंडीशंस हैं इसके। तो यहाँ कुछ नहीं है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। सो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन है जी, ऐसे ही आगे। और जो थर्ड ऑप्शन है ना उसमें ये सब चेक करना पड़ेगा आपको, जो आपका सॉरी थर्ड ऑप्शन कह रहा हूँ, तो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला, उसमें ये चारों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके वो स्टेटमेंट ट्रू ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि E1 E2 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट एक्चुअली, E2 E3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, E3 E4 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। बस E1 E2 जब मोर देन 2 आ गया तो म्यूचुअली हो गया, तो म्यूचुअली हो गया तो ये चार कंडीशन जुड़ी। तो आप शायद देख रहे होंगे, अब देखिए मैं क्या चेक करूँ, आपने चेक किया। सो लास्ट ऑप्शन के लिए ये चेक करना पड़ेगा चारों कंडीशंस। तो आप क्या पूछ रहे थे कि पहले तीन करेक्ट है चौथा करेक्ट होगा, जरूरी नहीं है, चौथा इस पर डिपेंड करेगा। फिर कर पाएंगे यहाँ से। अब बस चलो भाई। हाँ हाँ, तभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें वन बाय वन। चलो एक आपका करता हूँ अभी, उसको फिर सानी करते हैं इसके बाद। सो एक कोई 7x7 की मैट्रिक्स है, ठीक। ए की पावर 7 आई है, तो ए की पावर 7 आई का मतलब लैम्डा की पावर 7 1 है। सो लैम्डा की पावर 7 1 के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 ही इसकी रियल आइगन वैल्यू है, बाकी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगी। क्या बाकी कॉम्प्लेक्स होंगी इसकी। हम्म, अच्छा मैट्रिक्स बना के देख लेता हूँ एक मिनट। तो इसने कहा आई आई प्लस ए 7 1 एक्चुअली 1 है, बाकी सेवेंथ रो का फर्स्ट कॉलम, सेवेंथ रो का फर्स्ट कॉलम 1 है, और बाकी एलिमेंट आई आई प्लस 1 है। आई आई प्लस 1 है मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ना। आई को 1 रखूंगा तो क्या बनेगी, आई को मान लो 1 रखा तो 1 2 ए 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 1 है। आई को 2 रखेंगे तो 2 3, मतलब ये करें यहाँ 0 0, एक तो ये 7 क्रॉस 7 का है, 3 6 7 रफली। तो ये ऊपर ये 1 आ रहा ना, ये कह रहे हो आप। इस तरह से बनेगा 7, क्योंकि 7 क्रॉस 7 की है, तो बाकी सब 0 है। दिखाने मैंने ऐसा लगा कि हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 ये नीचे आएगा। इसका एक तरीका है कि कैसे डिसाइड करोगे, आप ये जानना चाहना कैसे डिसाइड करेंगे। इसका ट्रिक तो होगा, सही कह रहे हो आप। तो 3 3 6 यहाँ पे लास्ट वन है ना, 1 2 3 डायने पे क्या है 0 है ना, यहाँ 1 हो जाएगा सेकंड लास्ट। नहीं तो ये कुछ परमुटेशन वैसा कॉन्सेप्ट होगा इसका, कुछ तो कॉन्सेप्ट आएगा, देखता हूँ क्या है।
तो यहाँ बस एक एक्स्ट्रा यहाँ 1 रख दिया नहीं, अगर ये 1 नहीं होता ना 7th रो फर्स्ट कॉलम, तो अगर ये 1 नहीं होता तो इसको बोलते हैं हम जॉर्डन मैट्रिक्स एक्चुअली। क्या इसका आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो? बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो इसका? नहीं नहीं ज्यादा नहीं होगा, तुम डर रहे हो देख के। जीरो इसलिए ज्यादा है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ज्यादा जीरो इसीलिए है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो कैसे डिसाइड करोगे? तुम्हें कैली हैमिल्टन थ्योरम पता है? क्या कहता है? पी क्या है? पी लैम्डा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। तो एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ आइगन निकालना मुश्किल नहीं है। ए माइनस लैम्डा आई अगर मैं लिख दूं तो क्या ही आएगा? आप डर रहे हो ऐसे ही, आप ट्राई करो, बहुत इजी है। ए माइनस लैम्डा आई क्या आएगा? ए में से लैम्डा आई घटाना है, तो सारे डायगोनल पे माइनस लैम्डा आ जाएंगे बस। 3 3 6 7 ये हो गया। इसके ऊपर तो 1 ही रहेगी, ये 1 है, और बाकी जीरोस हैं। ये आसान होगा डिटरमिनेंट निकालना, यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेवन कॉन्सेप्ट हो गया। अब बताओ तुम डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हो? हाउ डू यू एक्सपैंड डिटरमिनेंट? किसके अलावा ओपन करना चाहोगे, फर्स्ट रो के होंगे या फर्स्ट कॉलम के अलावा? कहीं भी कर लो। तो अगर मैं एक्सपैंड करूं फर्स्ट रो में सिर्फ 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो 2 बार ही वो करना पड़ेगा हमें। सो इक्वल टू लिखेंगे माइनस लैम्डा टाइम्स, अब आप क्या करते हो, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दोगे, और देख के बताओ जो बचा वो कौन सा मैट्रिक्स है? क्या बोल सकता हूं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यस और नो? तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा रेज़ टू 6, क्योंकि लैम्डा रेज़ टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया आपके पास दिस इनटू, मैं माइनस लैम्डा डिलीट करूंगा तो माइनस लैम्डा रेज़ टू 6, अगला होता है, तो ये 1 का पोजीशन है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, माइनस 1 टाइम्स। अब बताओ तुम इसको और इसको डिलीट करोगे, अब जो बचा उसको ध्यान से देखो क्या है वो। क्या ये, एक मिनट मैंने गलत किया, ये अपर ट्रायंगुलर नहीं था, यहाँ 1 भी तो है ना? नहीं ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वो तो 1 चला गया था ना, ठीक है, क्योंकि 1 चला गया कॉलम में, हाँ मैं प्रॉब्लम रहता, अभी नहीं है वैसा, इस 1 की वजह से अभी प्रॉब्लम, तब प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो तो इसके साथ कट गया था। तो अभी जो बचा है उसके बारे में सोचो क्या कर सकते हो आप, क्योंकि एक बार ओपन कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा हाँ ओके ओके, सो यू वांट टू से दैट अगर मैं ऐसा करूं, कॉलम ट्रांसफॉर्म करोगे या रो ट्रांसफॉर्म करोगे? रो ना, एक मिनट, हाँ रो नहीं, लेकिन ये 1 भी तो है यहाँ पे, ठीक करो, बट हो जाएगा एक्सपैंड, डोंट वरी, देखो मैं ये करके देखता हूँ। सो अगर आप इसको इसको डिलीट करो तो बचा क्या, मैं वो लिख देता हूँ, तो टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, ये एक स्टेप लगेगा। सो 0 फिर 1 0 0 0 0, ये है 0, इधर हटा चुके हूँ, माइनस लैम्डा 1 0 0 0 0 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 0 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 0 0 माइनस लैम्डा 1, यही है। अरे एक मिनट, लास्ट वर्ड है क्या? तो लास्ट में 1 है ना, ये 1 है, चेक करो, अभी चेक करो एक बार, सही लिखा मैंने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 नहीं, गलत लिखा, वो छोड़ी लिखा था सही, लास्ट में माइनस लैम्डा ना, जस्ट वो मैंने सही लिखा था, एक कॉलम छोड़ दिया मैंने, एक कॉलम और सॉरी एक रो और ऐड होगा लास्ट में ना, देख लो 1 0 0 0 0 माइनस लैम्डा, अब सही हुआ ना, चेक करो, क्योंकि 6 क्रॉस 6 की बचेगी ना, तो यहाँ 6 और यहाँ 6। अब बताओ ये अभी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, मुझे बताओ अब इसको ओपन करने में डिफिकल्टी है कुछ? क्योंकि डिफिकल्टी अभी तो आसान था, सिर्फ डिफिकल्टी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 1 है, तो काम करो ना, किसके कॉलम ओपन करना चाहोगे, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के कॉलम? यस, एक्चुअली ये इसके इक्वल है एक्चुअली, क्योंकि तुम जीरो अगर करोगे ना, जीरो टाइम तो खत्म हो गया, एक मिनट, जीरो टाइम करोगे तो खत्म हो गया, जब ओपन करोगे क्या आएगा ओपन करके, मैं बोल रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है, आसान है। Just expand it and tell me what is answer। तो ये तो आ गया माइनस लैम्डा की पावर 7 माइनस 1 इनटू, इसका आंसर क्या आएगा मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो इसको ओपन करो, चलो 0 टाइम समथिंग, ये 1 की पोजीशन कितनी है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 1? नहीं नहीं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1, तो माइनस 1 टाइम, अब मैं इसको इसको डिलीट कर देता हूँ तो क्या बचेगा, बोलो?
अच्छा वो चलता रहेगा, ओके इसका मतलब माइनस आया ना, फिर माइनस वन आएगा, फिर माइनस वन आएगा, तो ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? क्योंकि वो प्रोसेस चलता रहेगा एक्चुअली। अगली बार फिर वन आएगा, ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है, एक मिनट, हाँ वो जो परमुटेशन मैट्रिक्स चक्कर में वो कर देना हम। अगर मैं रो कॉलम इंटरचेंज कर देता, एक मिनट, अगर ये करते हैं हम, लेकिन फिर नीचे तो आ ही जाता ना वन, तो वन नीचे आ जाता तो प्रॉब्लम करता। कॉलम नहीं बनता, चेक करो बना कैसे बनेगा, बताओ कौन से कॉलम को इसको इंटरचेंज करोगे, कौन से रो। नो प्रॉब्लम, देखो अब मैं बोल रहा हूँ, फिर से यहाँ माइनस वन आएगा, फिर अगली बार करोगे फिर माइनस वन आएगा, तो अभी हमने एक माइनस, हमारा माइनस वन तो उसकी वजह से आया, एक माइनस वन इसकी वजह से आया, तो ये माइनस वन चलता रहेगा कितनी बार, और लास्ट में आई थिंक माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, इधर रखा है कि, अच्छा वो एंड में कट जाएगा ना, तो मुझे लग रहा पता है क्या आएगा, ये माइनस वन की पावर फाइव यहाँ तक आ जाएगी, ये पूरा खोल के ही आएगा, चेक करो 5 बार आएगा। अगर तुम ओपन करते रहो हर बार, जैसे मैंने लिखा एक बार फिर लिखता मैं, तो क्या बनता है, ये बनता, फिर मैं इस वन को अलाउंग खोलता ना बाकी को, तो फिर ये आता, तो एंड में ये वन बच जाएगा, तो मतलब एंड में ना तुम उसको डिलीट कर दोगे, तो वन ही बच जाएगा, चेक कर लो एक बार, क्योंकि जब मैं यहाँ एक्सपेंड कर रहा हूँ, जब इसको डिलीट कर रहा हूँ तो क्या बचेगा, इसको इसको तो ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस लैम्डा की पावर 7, और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस वन, माइनस माइनस जीरो, तो कितना आ गया, लैम्डा की पावर 7 बराबर 1। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इससे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो दिस इज द, सो वन नंबर में मैट्रिक्स में आई हो जाता है। तो मेन चैलेंज डिटरमिनेंट सॉल्व करना, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, सो इनिशियली डर लगता है, बट तुम ओपन कर दो पैटर्न दिख गया तो हो जाएगा। और ये तो टेस्ट करना चाह रहा है इस बच्चे में इतना पेशेंस है या इतना करेज है कि वो सॉल्व करना शुरू करे, अदरवाइज हाउ विल दे डिसाइड कि आप अच्छे स्टूडेंट हो कोई कम अच्छा स्टूडेंट है, तो वैसे डिसाइड करेगा ना वो। ट्राई नहीं करते हम लोग, डर जाते हैं, डर जाते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं सॉल्व करना। ओके सो अभी आपके सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, उससे पहले एक बच्चे और देख लो किसी का डाउट। हाँ जी यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बताइए क्या है इसमें डाउट। इस तरह क्वेश्चन अभी सीधा तो पहुंच जाता है जेड इवन ऑड, मुझे खुद देखना पड़ेगा इवन ऑड का क्या है, फिर रैंडम वेरिएबल चूजन नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कितना मतलब टैलेंटेड हो, मतलब ये अच्छी बात है अगर आप कर पा रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन सारे कर रहे हो, लीनियर अलजेब्रा भी आप कर रहे हो, मतलब इट्स गुड अगर ऐसा कर पा रहे हो, बट ऐसा करना मुझे लगा इतना आसान है नहीं। आप कैसे प्रोबेबिलिटी के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो एक दिन में, नेट के कैसे आप 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर लेते हो। अच्छा ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन भी रहने दे, इसका देखता हूँ मैं क्या है, जब तक दूसरा क्वेश्चन देखो आप। इसमें क्या नेक्स्ट वाले में क्या डाउट है, 34 35 36 में कौन सा डाउट है। एक तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन छोड़ दो, प्रूव दैट हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, इसको छोड़ो, नेक्स्ट बताओ। हाँ तो प्रूफ हम एग्जाम में रिकमेंड नहीं करते, प्रूफ को छोड़ो, बाकी क्वेश्चन बताओ, प्रूव दैट उसको लीव करो। A is targeting to B, B and C are targeting to A. Probability of hitting the target by A, B, C are, probability of hitting the target by A, B, C are this. If A is hit, then find the probability that B hit the target and C does not. एक तो ये क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में एरर किया है थोड़ा सा, है ना, ये क्या है टारगेटिंग टू B, C, तो क्या मतलब है। If A is hit मतलब क्या है, A ने हिट कर दिया टारगेट को मान लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है B hit the target and C does not. So probability A, इसने कहा है B hit the target and C does not, given A hit the target, निकालो इसको। क्या प्रोबेबिलिटी है बी हिट कर पा रहा है, सी हिट नहीं कर पा रहा है, गिवन दैट ए ऑलरेडी हिट द टारगेट, ये मतलब गिवन है। क्या ये सॉल्व कर पाओगे, फॉर्मूला आता है इसका, इसको ट्राई करके देखो, सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा ही, इसको यूज करो तो देखो, मतलब इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, ए बी हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, यहाँ कर देंगे तो अलग अलग करके कर लो, सॉल्व हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट नहीं भी है, पहले लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ए टारगेटिंग टू बी, बी सी टारगेटिंग टू ए। हाँ
हाँ लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। सोल्यूशन देखा तुमने क्या क्या किया इसने? देखो इसको ट्राई करते थे, छोड़ सकते हो बात तो। उस तरह क्वेश्चन तुमने इतने जैम गेट के पेपर किए, वैसे क्वेश्चन करो जैम गेट में आते हैं। सब उल्टा सीधा क्वेश्चन छोड़ सकते हो तुम जो एडवांस एडवांस के हैं। जैम गेट में बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करना है। इसमें क्या डाउट है? किसका रह गया? हाँ तो बताओ, एक और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी पे आते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? Of the three independent event A1 into the probability that only E1 occur is alpha, only E2 occur is beta, only E3 occur is gamma. Let the probability P is none of the event is satisfy the equation. क्या इक्वेशन है ये कि अल्फा माइनस टू बीटा टाइम्स पी है? क्या मतलब है ये? अल्फा माइनस टू बीटा टाइम्स पी होगा ना? कॉमा है, क्या मतलब होगा? नहीं नहीं, वो इंटू पी हो सकता है, या दूसरे वाला क्या बी माइनस थ्री कामा पी। क्वेश्चन लिखने में ही लग रहा है गलती, कॉमा क्या मतलब है? टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन तो है ही नहीं। नेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट बताओ जल्दी। ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट ई एफ जी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, एंड बता रखा है इंटरसेक्शन जो है तीनों का जीरो है, पेयर वाइज है ये। सो बताओ ये क्या होगा? तो फॉर्मूला है ना, क्या दिक्कत है? ई एफ जी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो ई एफ जी पेयर वाइज म्यूचुअली नहीं है, तो ई और जी तो इंडिपेंडेंट है, एफ और जी इंडिपेंडेंट है, ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। इसका फॉर्मूला बताओ, पहले वाले का फॉर्मूला क्या होगा? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन लिखूंगा, फॉर्मूला पता है, इसका ओपन करेंगे क्या होगा? इसका फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता तुम्हें क्या है? ठीक से बताओ, मुंह में ही रहेगा तुम्हारे बात, पूरा बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस व्हाट? तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी लगाओ ना, हाँ तो ए माइनस बी लगाओगे तो यहाँ से आगे तुम्हारे पास जी इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ। ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हैं बाद में, इसको फर्दर सॉल्व करो क्या आएगा? अब इसको खोलोगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है तुम्हें? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओ, आगे क्या होगा? अगर मैं ब्रैकेट में लिखता तो प्लस होता, माइनस में क्या आएगा? जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? हटा दो इसको, है ना? तो बेटा इसको खोल के लिख दो जो पहले लिखा था मैंने, ये आ गया अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यहाँ क्या गलत से लिख दिया ना, ये जी है ना, ये जी इंटरसेक्शन ई, जी इंटरसेक्शन एफ। अब बताओ मुझे इसको क्या लिख सकते हैं?
अरे पहला क्वेश्चन, पहला लाइन पढ़ लो क्वेश्चन का, रीड द फर्स्ट लाइन। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो याद रखना क्या क्या गिवन है। रीड द फर्स्ट लाइन, इफ के बाद पढ़ो। एग्जाम में मैं याद दिलाने आऊंगा तुम्हें, ये क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ऐसा क्या, इससे आसान क्वेश्चन है तो निकल गया। इसको क्या, पी ऑफ जी इंटू ई, पी ऑफ जी इंटू एफ, पी ऑफ जी कॉमन ले लो, क्या बचेगा? तो ये ऑप्शन नहीं है, तो किसके साथ फिट करना है वन को, ई के साथ एफ के साथ, ऑप्शन, ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। तो हो गया। तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या क्या गिवन है, उस कंडीशन को यूज करो, चलो तुम्हारा सोल्यूशन आ गया। ऐसा लगा कितना लेंदी था ना, लेकिन देखो इतना छोटा सा, तो उसको ओपन करते गए, सिंप्लीफाई करते गए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और पर्सन का सॉल्व करते हैं। तो हाँ जी वृतिका बताइए, हाँ आने के लिए इसका एक पहले क्वेश्चन आया था। सो वृतिका इसमें क्या डाउट है आपको थर्ड में? मान लो ठीक है, हाँ। नहीं एक मिनट आप गलत बता रहे हैं। ई सबसेट है एफ का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है। एग्जांपल जैसे मान लो डाइस पे 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है और डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेट कंटेनिंग 6 सबसेट है सेट कंटेनिंग 1 2 का? तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो यहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं ऐसा होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। कह रहा है ईएफ में कुछ ना कुछ कॉमन तो है, ये कहना चाह रहा है, ईएफ में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। देन कौन सा करेक्ट नहीं है? अकरेंस ऑफ ई इंप्लाई अकरेंस ऑफ एक्स, अकरेंस ऑफ एफ इंप्लाई अकरेंस ऑफ ई, नॉन अकरेंस ऑफ ई इंप्लाई नॉन अकरेंस नॉन ऑफ। देखो तो ई सबसेट है, नहीं सॉरी, ई प्रोबेबिलिटी ई लेस देन प्रोबेबिलिटी एफ है और ई इंटरसेक्शन एफ पॉजिटिव है। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा कि तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है और ई क्या ना, ऐसा हो सकता है ना, मान लो एग्जांपल के लिए कि आप वो केस भी ले सकते हो पर्टिकुलर केस के तौर पे, किस तरह से है कि ई की प्रोबेबिलिटी कम है तो ई इस हरकत का बड़ा बना दो, ये ई है ये एफ है, ऐसा हो सकता है। ई की प्रोबेबिलिटी कम हो एफ की ज्यादा हो, इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, तो कह रहा है किसका इंटरसेक्शन किसको इंप्लाई करेगा। सो गारंटी नहीं है ना, हम एग्जांपल से डिस्कार्ड कर सकते हैं इसको। जैसे मैं कह रहा था अभी, मैं अगर ई ले लूँ कि जैसे 1 2 ले लिया और एफ ले लिया मैंने 1 4 6 मान लो, तो यहाँ ये तो हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी सही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्जांपल या अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको भी सेटिस्फाई कर और है ना। ये मैंने डाइस के केस लिए इसमें ई है 1 2 एफ है 1 2 4 4 6, अब दोनों अजम्पशन सेटिस्फाई हो रहा है, जो क्वेश्चन के अजम्पशन सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब बताओ क्या ई अकर होगा तो गारंटी एफ अकर होगा? अच्छा ई अकर होगा इसका क्या मतलब है, या तो 1 आएंगे या 2 आएंगे, मतलब 1 और 2 का कर्स, ये तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, इसका ये मतलब है ना। तो 1 4 6, तो इसका आंसर तो जैसे मान लो ई अकर हो रहा है 1 या 2 आया तो गारंटी है कि एफ अकर होगा। मान लो 2 आ गया तो 2 आया तो गारंटी तो नहीं कि एफ अकर होगा, गलत है। अगर यहाँ 6 आ गया तो गारंटी ए अकर होगा, जरूरी नहीं है। अच्छा अगर एफ अकर नहीं हुआ तो 1 नहीं आया 4 नहीं आया 6 नहीं आया, हो सकता है 2 अकर हुआ हो, मतलब नॉर्मल चीज होना चाहिए इसमें फिर तो। अच्छा नॉट ट्रू पूछा है ना, तो इनमें से तीनों ए ट्रू नहीं है, बी ट्रू नहीं है, सी ट्रू नहीं है, तो डी ही तो नॉट ट्रू। एक मिनट, नॉट ट्रू है ना, नॉन अकरेंस ऑफ ई इंप्लाइज नॉन अकरेंस ऑफ एफ, अगर ई ऑकर नहीं करेगा तो एफ भी ऑकर नहीं करेगा। इफ ई डज नॉट अकर एफ डज नॉट अकर। तो देखो आप कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जानते हो, अगर मैं इसी का कंट्रापोजिटिव लिखता हूं सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर, पता ना कंट्रापोजिटिव सी स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा? तो बी एंड सी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है इसका मतलब, बी एंड सी एक ही बात कर रहा है, एक ही स्टेटमेंट दो तरीके से लिखा गया है। तो अगर बी इनकरेक्ट है तो सी इनकरेक्ट है तो बी भी इनकरेक्ट होगा, फिर तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। गलत, इसने गलत गलत आंसर रखा है। तो यहाँ जिसने इसका आंसर की बनाया है वो भी हमारे तुम्हारे जैसा ही कोई टीचर है, तो उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ क्योंकि सी और बी तो सेम स्टेटमेंट है तो दोनों गलत हो जाएगा, फिर तो इसका मतलब डी ई अकरेंस इंप्लाई करता है एफ को, एफ का अकरेंस इंप्लाई करता है ए को, ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ अगर मान लो ए गलत है बी सही हो सकता है, बी का सी सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक इन द सेंस में आंसर की गलत नॉन ऑफ दिस होना चाहिए, फिर कोई जरूरी नहीं है। मैं काउंटर एग्जांपल से तीनों, इसी एग्जांपल से तीनों ऑप्शन गलत हो गया ये।
ABC गलत हो गया। चलिए जी, निखिल का रह गया। निखिल हाँ बताइए आप। सो आपका अच्छा, ओके सो लास्ट वाला, सबसे लास्ट जो है, ओके सो ये कह रहा है कि लेट एफ बी द कंटिन्यूअस बाइसेक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल टू इटसेल्फ। सो एफ एक तो देखो 0 1 से 0 1 में कॉन्टिन्यूअस है पहली बात, एंड बाइसेक्टिव है। तो बाइसेक्टिव समझ आता होगा आपको, तो 1 1 2 दोनों है। अब आपको एक थ्योरम याद दिला रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि कॉन्टिन्यूअस अगर एफ एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ए बी से ए बी पे, और सी डी कोई दो नंबर है ए बी के बीच में, इस तरह से एफ सी लेस देन एफ डी है, और एक नंबर, तो मैं ऐसे ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। चलो ये 0 1 में ही समझा देता हूँ। मान लो जैसे 0 1 है और रेंज भी 0 1 में ही जाना है इसका, तो ये ग्राफ इसी के अंदर होगा, इस फंक्शन का ग्राफ इसी के अंदर होगा। अब एक सिचुएशन है, इसमें बहुत सारी सिचुएशन है। एक हो सकता है कि ग्राफ ये है, ऐसा हो सकता है, एक एक ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह सिचुएशन है। तो लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, 0 1 से 0 1 में ना कॉन्टिन्यूअस भी है, बाइसेक्टिव भी है। तो 0 1 बाइसेक्टिव है, तो ऑन टू भी है ना। अच्छा ऑन टू भी है, इससे क्या मतलब है कि जरूरी है कि इसमें हर एलिमेंट के पास प्री इमेज हो, जरूरी है कि इसमें हर एलिमेंट के पास इमेज हो, क्योंकि फंक्शन है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से कुछ आइडिया लिया हमने, तो मतलब ग्राफ पूरी 0 से 1 तक तो जाएगी, मतलब ऑन टू है। चलिए अब डाउट क्या है आपका। तो इंटरमीडिएट वैल्यूज हम क्या कहते हैं मैं बता देता हूँ। तो ये कहता है कि 0 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लोगे, मान लो कोई नंबर ले लिया आपने C, तो कोई ना कोई ग्राफ में एक नंबर यहाँ जरूर मिलेगा, ये कहने का मतलब है। तो लिखा हुआ है उसमें, देख लो ठीक है ना, कि कोई अल्फा नंबर FC FD के बीच, तो एक ऐसा नंबर मुझे जरूर मिलेगा y, जिसमें FY अल्फा इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शो करो F0 या तो 0 होगी या 1 होगी। अच्छा फर्स्ट सेकंड में डाउट है आपका। सो ऑन टू का क्या मतलब है। सो यहाँ इस क्वेश्चन के संदर्भ में बोले, करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ये है, ये है ना, कि 0 1 का इमेज पूरा 0 1 है। तो ये है आपका डोमेन, ये है रेंज, ये कोडोमेन और ये रेंज। सो ये कोडोमेन और ये रेंज, ये रेंज है, इसको हम रेंज बोलते हैं, और इसको कोडोमेन दे रखा है इसको, और इसको समय रेंज कोडोमेन इक्वल है। अब आप सोचो कोई ग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करो बनाना, और यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, तो क्या होगा आपको। चलो इसका काउंटर कंट्रा वो ले लो, क्या बोलते हैं, एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक। तो मान लो कि F0 ना तो 0 है ना 1 है, तो क्या होगा। इफ F0 इज नाइदर 0 नॉर 1, तो क्या होगा बताओ। सो F0 कोई ना कोई नंबर k होगी जो 0 1 के बीच आएगी, राइट। तो ये ऑन टू नहीं होगी। अब ये प्रूफ करना रहेगा कि ऑन टू नहीं होगी, काम हो जाएगा। अगर 0 का इमेज कोई नॉन जीरो नंबर है, तो ये ऑन टू ही नहीं होगी, या 1 1 ऑन टू नहीं होगी। सोचो क्यों, चलो ग्राफ से समझ लो। आप कह रहे हो 0 पे फंक्शन 0 नहीं है, 0 पे 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 पे फंक्शन कहाँ होगा, कोई बीच का नंबर होगा। चलो आप ग्राफ बनाना शुरू करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑन टू भी है, तो 0 1 के बीच का हर नंबर अटेन होना चाहिए। तो क्या ग्राफ बनाओगे, अगर आप ऐसा ग्राफ बना दिए तो ये ऑन टू ही नहीं होगा। ऑन टू होगा ये, ऑन टू के रेंज इतना ही आप पर रह गया, रेंज पूरा होना चाहिए था, तो ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो आप इतना अगर एग्जाम में जस्टिफाई कर देते हो, तो इसका मतलब ये है, अगर ऐसा करोगे ना, तो इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट बाइसेक्टिव, इसका मतलब बाइसेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है उसका लॉजिकली यहाँ समझो, मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब ग्राफ ऐसा बना सकते हो, चलो भाई ऐसा बना दो, फिर यहाँ तक ले जाओ, तो अब ये 1 1 नहीं रहा, और 1 1 बनाने के चक्कर में तुम सीधा बना दिए, तो ऑन टू नहीं रहा। तो जरूरी है यहाँ पे कि 0 या तो दो ही पॉसिबिलिटी में बताया, या तो ये है या ये है, या थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, बट जरूरी है कि एंड या तो 1 पे होगा यहाँ पे, या तो एंड मतलब इसी लाइन पे एंड होगी, और इस लाइन से शुरुआत होगी ग्राफ, या यहाँ से शुरुआत करोगे तो यहाँ तक आएगी, क्योंकि 0 से 1 में सारे अटेंड करने हैं। तो दोनों का प्रूफ सिमिलर ही है। जो पहला दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने कॉन्ट्रडिक्शन अज्यूम कर लिया कि मान लो ऐसा नहीं होता है, तो निकल के आएगा बाइजेक्टिव नहीं है, तो होता कि हमने दे रखा बाइजेक्टिव है, तो जब हम कोई गलत स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं और गलत रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये होता है गलत इसलिए आया क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहता है कि आपका अजम्पशन जो था वो गलत था, मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया कि F0 हैज टू बी 0 और 1। तो ट्राई कीजिए ना, तो ये आपको जस्टिफाई कर देना है वहां पे कि अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं 0 1 के अलावा F0 की वैल्यू, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगी। और इतना आप लिख दो तो समझ जाएगा कि आपको पकड़ लिया पॉइंट आपने। ये यस, व्हाट इज अ फिक्स पॉइंट। अच्छा, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि a function f has a fixed point if there
exist and x belongs to domain such that fx is equal to x हो जाए, मतलब एक ऐसा डोमेन में नंबर जरूर होगा जिसका इमेज खुद ही आ रहा होगा। नहीं, बीच में भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं उल्टा ग्राफ बना दूं, आप जैसे कह रहे हो ना, मैं ये ग्राफ बना दूं, मैं ग्राफ ये ले लूं, तो यहाँ तो f01 ले लिया मैंने और f1 को 0 ले लिया, तो यहाँ फिक्स पॉइंट कहाँ पे आएगी बता देता हूँ। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x का, तो ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पे 1/2, यहाँ फिक्स पॉइंट। तो मतलब समझना कि आपको fx का ग्राफ बनाना है और y बराबर x का ग्राफ बनाना है। देखो दोनों कहाँ पे कट रही है, वो फिक्स पॉइंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो होगा ही, क्योंकि वो 0 1 से 0 1 मैप कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 0 पे 1 ले लिया, अब इसको 0 तक आना है, तो जब x 0 है तो y 1 है, अब x बढ़ेगी और y घटेगी, तो एक ऐसा जरूर कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे वो मिलेंगे। हो गया आपका, एक और रह गया, और कुछ सुना है थर्ड वाला? एक सेट है 1 से 20 तक, उसमें है टू फिक्स टू डिसजॉइंट सबसेट S1 और S2, ठीक है, ए का डिसजॉइंट सबसेट है, मतलब S1 S2 डिसजॉइंट सबसेट है, ये S1 सबसेट रहेगा, S2 सबसेट रहेगा और डिसजॉइंट है, ईच विथ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। अच्छा, तो S1 में 3 एलिमेंट है, S2 में भी 3 एलिमेंट है। How many 3 element subset of A are there which have exactly 1 element common with S1 and at least 1 element common with S2? तो ऐसे 3 एलिमेंट के कितने सबसेट होंगे ए के जहां पे कम से कम एक एलिमेंट S1 के साथ कॉमन होना चाहिए। कम कम इस पे काम करो ना, S1 फिक्स कर लो, बताओ मैं S1 क्या लूं। ए तो था 1 से लेके 20 तक, ठीक, तो S1 फिक्स कर लेते हैं, बताओ। नहीं नहीं, मतलब सेट बता दो क्या है। S2 मान लो मैं ले लिया 4 5 6 अभी के लिए, ठीक, तो चलो फिक्स कर लो, मैंने फिक्स कर दिया पहले। अब कितने 3 एलिमेंट सबसेट आप बना पाओगे जहां पे एग्जैक्टली एक एलिमेंट कॉमन होगा S1 के साथ, एग्जैक्टली एक, और एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा S2 के साथ। काउंट करने, नंबर ऑफ वे निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ वे निकालना है। तो देखो मेरा मान लो एक सबसेट बना रहा हूं, उसका नाम मैं S3 रख देता हूं, मुझे S3 काउंट करना है। सो S3 इंटरसेक्शन S1 के पास जस्ट एक एलिमेंट कॉमन होगा, और S3 इंटरसेक्शन S2 के पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा, ये चीज है। देखिए, सो एक काम करते हैं, एक एलिमेंट तो रखना ही है मुझे, S3 में फिक्स कर देना है। मान लो मैंने 1 फिक्स कर दिया अभी, ठीक, क्योंकि एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कॉमन चाहिए, तो अभी मैंने 1 फिक्स कर दिया एग्जांपल के लिए। तो अब मुझे कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट का सबसेट चाहिए, तो एक एलिमेंट तो S2 का भी लेना पड़ेगा ना, तभी तो कॉमन आएगा। हाँ यस, मान लो 1 4 हो गया, और यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ तो फ्री है ये, तो मैंने यहाँ 1 4 फिक्स कर दिया एग्जांपल के लिए, मान लो 1 4 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हमारे पास है। मैं S3 में ऐसे बना रहा हूँ, समझिए। सो द थिंग इज, ये बनाना 3 एलिमेंट सेट, मैंने पहला 1 फिक्स कर दिया, एक एलिमेंट सेट है, ये ऑर्डर पेयर मैटर नहीं करेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, एक तो 1 फिक्स हो गया, एक 4 फिक्स हो गया, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी एम्प्टी है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर, कितने एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। नहीं नहीं, एटलीस्ट 1 है ना, तो एटलीस्ट 1, ये 3 में से एक ले लिया, अब ये 2 नहीं आ सकते, तो 18 तो वो हो गए, 18 में 4 आ गया, एक्चुअली 2 बाहर हो गए ना, तो 1 तो आ गया, 4 आ गया, तो 18 बचे, 18 में 2 3 अब नहीं आ सकता, क्योंकि तो 16 आप जो कह रहे थे, हाँ ठीक है 16, यस। सो वैसे क्यों, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2, हाँ तो अगर एग्जैक्टली 1, चलो आप वैसे वैसे कर लेते जो आप कह रहे हो, तो एग्जैक्टली 1 फिक्स करते हैं, 4 फिक्स कर दिया, तो एग्जैक्टली 1 वाले बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 1 वाले जो कह रहे हो ना आप, तो मैं बॉक्स बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, फिर 1 2 3 में से कोई एक रख दो, यहाँ पे 4 5 6 में से कोई एक रख दो, 3 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे बाकी कितने बचे, तीनों में से हटा दो 16, तो कितने बचे, हटा दो 14 14, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा, ऐसे आप सोच रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई एक फिक्स करेंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इनमें से, ये तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी फिर से हमारे पास है, और यहाँ पे इनमें से एक लेंगे 3 पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे सो ये वो हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 को बाहर कर रखा है, सो कितने आ गए, और ये कितना आ गया, नहीं ये गलत हो गया, 84 नहीं होगा,
ये कितना होगा? हाँ, तो ये 126 और ये 18 हो गया। और कोई केस हो सकता है? क्योंकि ये सेट है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये सेट है ना, तो हम इसको परम्यूट नहीं करेंगे, सेट है एक्चुअली, तो परम्यूट नहीं करेंगे हम। एक एलिमेंट इसका, दो एलिमेंट इसका, हाँ। और यहाँ मैंने बाहर के एलिमेंट लिए हैं, एक उसका एक बाहर का, यहाँ एक इसका दो उसके हो गए। अब वहाँ के दो ले नहीं सकते हम क्योंकि एक्जेक्टली 1 चाहिए ना, तो यहाँ के दो ले नहीं सकते हम, यहाँ के दो तीनों ले सकते थे, लेकिन तीनों लेंगे तो इसका बाहर हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए 126 प्लस 18। चेक कर ले, ठीक है, ये कितना है 144। अच्छा हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा, एक मिनट चेक करो, इसमें ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ एलिमेंट रिपीट कर दिए हैं, कुछ यहाँ के भी ले लिए, कुछ यहाँ दोनों में आ गए होंगे, ऐसा कुछ है कि दोनों में आ गए होंगे, ऐसा कुछ एलिमेंट हो सकता है? जैसे यहाँ पे मान लो 1 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा यार 1 4 है ना, 5 तो यहाँ आ नहीं सकता, 5 पे चॉइस खत्म कर दी। हाँ गलत होगा, 144 आंसर होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली 2, ठीक है। डन, किसका रह गया क्वेश्चन? अरे हाँ बिना जी आपका क्वेश्चन, तुम्हारा तो पूरा साल चलता रहेगा, तुम्हें क्या, तो तुम्हारे क्वेश्चन करो तो बाकी सबके छूट जाएंगे, ये क्योंकि एक दो क्वेश्चन में वो रहता है। अरे बिना जी आप हमेशा लेट ज्वाइन करते हैं एक्चुअली। वो टू एक्स्ट्रा क्यों आएगा? मैंने सॉल्व किया था एक बार, उसका आंसर देखना पड़ेगा मुझे क्या है। अब बाकी किसी का रह गया और कौन है? बोलो कौन सा एक है? तो 12 बज जाएगा, टाइम खत्म हो गया, फिर किसी का डिस्कस नहीं हो पाएगा ये। ए बाई भी कुछ नहीं होता, सेट का डिफरेंट डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो या तो ए गिवन बी ही होगा, ए गिवन बी ही होगा, ए बाई बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, ए गिवन बी है वो, ए अपॉन बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सी को छोड़ दो, सी की जरूरत नहीं है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करो इसको। हाँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, कल किया था ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल को, उसको 1/4 एक में था लिखा हुआ, 1/16 कल ही किया मैंने। अरे तो मैडम अगर वहाँ 1/4 था पी की वैल्यू, तो 1/16 था, कल ही तो सॉल्व किया मैंने ये। सोल्यूशन दिखा दो क्या खोल के, लेकिन सीखना तो है ही नहीं, बस वहाँ 1/p की जगह 1/4 था, p स्क्वायर को 1/16 था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। लेकिन वही मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तुमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा नया वाला, क्योंकि तुम्हें सोल्यूशन रट्टा मारना है, दिमाग लगाने नहीं। अगर कल की क्लास में तुमने देखा होगा सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जस्ट वहाँ p की जगह 1/4 है, तो हमें नंबर से क्या ही मतलब है, हमें मतलब पता होना चाहिए। क्लास का वीडियो देख लो कल वाला सोल्यूशन, यहाँ 1/16 और 1/4 वाला है, जिसका आंसर आई थिंक 3/8 आया था शायद। तो सॉल्व करो ना, जो कोशिश अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे मत मतलब ऐसे ही बस पूछ लिया, अरे सीखो कुछ, ट्राई तो अगर क्लास में करा दिया तभी नहीं कर पा रहे हो, तो क्लास वाला पहले सीखो ना, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको दोबारा सॉल्व कर लिया करो, फिर कब सीखोगे क्वेश्चन, यही तो क्लास में पढ़ाता हूँ तभी नहीं सीखते हो, डाउट में सिखा दो फिर नया क्वेश्चन आ जाए वहाँ फिर अटक जाओगे, क्या मतलब है? कोशिश तो करके देखो, ठीक है देखो करके खुद से सॉल्व, कल कराया था मैंने सॉल्व। तो थिंक इज तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सोल्यूशन स्टार्ट ही नहीं करते हो, क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें लगता है तुम्हारे बस का नहीं है, फिर तुम मुझसे पूछ लेते हो, फिर उससे तुम्हें तभी नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करना। ये है, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, पूरा सॉल्व करके तब एनालाइज नहीं कर पाओगे कहाँ तुम्हें सीखना है कहाँ नहीं सीखना है। सोल्यूशन देख देख थोड़ी सीखोगे, खुद सॉल्व करके सीखोगे। जी बताइए भैया जी। हाँ तो आपके फिर टाइम खत्म हो गया एक्चुअली। हाँ सोल्यूशन मैंने कराए थे, एक बार किए थे, उसका आंसर आई थिंक बी माइनस ई वाला क्या आता है, वही आता है ना, माइनस बी फॉर बॉम्बे माइनस एन टाइम समथिंग ना। टू कहाँ पे आ रहा है, प्लस में बाहर आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर आ रहा है? नहीं नहीं, अगर यहाँ पे हम लॉग लेंगे, लाइकली फंक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 2, भेजिए देखता हूँ। वैसे मुझे लाइकली फंक्शन वहाँ क्या बनना चाहिए, इंडिकेटर फंक्शन ओवर वन सेट इंटू इंडिकेटर फंक्शन ओवर अदर सेट, इंटू या प्लस। अच्छा तो क्योंकि दोनों है तो प्रोडक्ट होगा, ठीक है हाँ ओके। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर क्या करना है, लाइक लोड फंक्शन, अच्छा मैं ट्राई करके देखता हूँ, नहीं तो आप एक बार आज क्या है सैटरडे जल्दी क्लास होगा, जल्दी आप फ्री है सैटरडे 5 बजे
क्लास होगी 5 बजे, मतलब था 5 से 6:30 होगी सैटरडे संडे डाउट क्लास, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं थोड़ी ना, तो 11 बजे ज्वाइन कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं तो आप भेजिए मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ जी आप भेजिए, हाँ देखते हैं। हम्म, हम्म। तो आप सैंपल ले रहे हैं, फिर से रिपीट कीजिए, कह रहे हैं सैंपल ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ नंबर ऑफ टाइम था ना क्या। हाँ जो N1 है वो सब 1 ले आना, हाँ। तो यहाँ जब आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो ऐसे मतलब ऐसे तो n टाइम है ना, लेकिन n आपने ब्रेक किया 3 पार्ट में, N1 N2 N3 में, तो एक्सपेक्टेशन आप कह रहे हो जो N1 का होगा, मान लो N1 कैपिटल है, तो ये हो जाएगा जो भी नंबर है 1 है, ऐसे अगर N2 का निकालेंगे तो n इंटू एट जीरो फॉर एग्जाम्पल, N3 का निकालेंगे, हाँ ठीक है चलेगा। प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन ले लिया ना हमने एक्चुअली, क्योंकि P1 प्लस P0 प्लस P-1 तीनों मिलकर इतना 1 हो जाएगा ना, तो हमने इसका प्रोपोर्शन ले लिया एक्चुअली। हाँ हम्म हम्म हम्म। हाँ चलेगा ना, जैसे मान लो आप ऐसे करो, हाँ यस यस बात बराबर ही है, अगर आप इन तीनों को ऐड करो n आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। हाँ हाँ देखता हूँ, ठीक है चलिए, थैंक यू, हाँ गुड नाइट।